जय हिंद दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधि की बात करेंगे जो कि गणित की शिक्षण विधि है। और इस वीडियो में आपको ऐसे तो 10 विधियां होती हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाने के कारण मैं इसे पार्ट वाइज लाऊंगा। ये पार्ट 1 है जिसमें आपको आगमन और निगमन विधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम देखेंगे सबसे पहला कि आगमन और निगमन विधि के जनक कौन थे। आगमन और निगमन विधि के जनक थे अरस्तु। आगमन विधि क्या है? यह विधि अधिगम की सर्वोत्तम विधि है, यानी सीखने की सबसे अच्छी विधि जो है वो आगमन विधि है। अब ये क्यों है इसे हम आगे जानेंगे। यह नए ज्ञान को खोजने के अवसर प्रदान करती है एवं अनुसंधान मार्ग को भी प्रशस्त करती है। यदि अपनी भाषा में कहें तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो खुद से खोजते हैं, तरह तरह की चीज़ खोज सकते हैं, उन्हें नए नए प्रकार की जानकारी मिल सकती है और उसका वो अनुसंधान करते हैं, यानी खुद से देखते हैं, सीखते हैं। अब ज़्यादा डिटेल आपको आगे पता चलेगा। चलिए देखते हैं कि आगमन विधि में होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला निकालना है, या आप एक शिक्षक हैं, आपको बच्चे को बताना है, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप। तो आप क्या करेंगे, दो तरीका कर सकते हैं। या तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दीजिए, या आप उसको ये बताइए कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 यानी हाफ हाइट इंटू बेस। मैंने आपको कह दिया, कितना सिंपल सा बात था। आप उस पर लगाएं, 1/2 लगाएं, उसमें हाफ का मान रखें और बेस का मान के निकाल लिए। लेकिन क्या उसमें कुछ सीख पाए? नहीं सीख पाए ना। डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगाएं, आपने बना लिया। तो ये आगमन विधि नहीं है, ये है निगमन विधि। अब आगमन विधि होता क्या है कि मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला बना आखिर कैसे बना। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे और उसके बगल में ठीक एक और त्रिभुज उलट देंगे। ठीक है? तो जैसे ही उल्टेंगे तो आपको दिखेगा 2 त्रिभुज सटने से एक चतुर्भुज बन गया, है कि नहीं? 2 त्रिभुज सटने से एक चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि वर्गाकार है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब चूंकि वर्ग में लंबाई भी उतनी होती है और चौड़ाई भी उतनी ही होती है। कुछ इस प्रकार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने कहा आपको कि एक त्रिभुज हम बनाएंगे इस प्रकार और दूसरा त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार। तो देख लीजिए, आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुना भुजा होता है। देखिए, या भुजा स्क्वायर भी होता है कि नहीं? तो आपने क्या देखा कि 2 त्रिभुज है, एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज है। जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। तो अगर हम इसको आधा कर दें तो इसका क्या फॉर्मूला बना, 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। और इसी को हमने ये आधार माना और इसको मान लिया ऊंचाई। तो आखिर में है क्या, लंबाई और चौड़ाई ही तो है। तो देखिए, एक फॉर्मूला बना। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लो किसी बच्चे को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण। कितना आसान सा एक शब्द मिला, प्रकाश संश्लेषण में ये प्रक्रिया होती, हो गया। लेकिन अगर हम उसको दिखाएं, एक पत्ता ले आएं, एक पत्ता सा, एक पीपल का पत्ता ले आएं या कोई भी पत्ता, उसको पलट दें। इसको क्या किया हमने, पलट दिया। और पलटने के बाद उसमें दिखाएं ऐसे ऐसे से डॉट्स होते हैं, है ना? ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं, जो छेद होता है, पीछे साइड में छेद होता है। आप उसको दिखा सकते हैं, खुद से आप देख लें एक बार लेकर के से। आप जब देखें तो इसको हम कहेंगे ये रंध्र है। और रंध्र क्या होता है,
एक दरवाज़ा है। जिस प्रकार हमारे घर में दरवाज़ा होता है उसी तरह पत्ते में भी दरवाज़ा होता है। इससे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। ये और क्या होगा, इसका कलर होगा ग्रीन। किस कलर का होगा ये ग्रीन कलर का होगा। तो ग्रीन किसके कारण हुआ, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा उत्तक पाया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में कहा है, क्लोरेनकाइमा पाया जाता है ना। तो इस तरह जब आप डिटेल दे करके किसी चीज़ को समझाते हैं और बाद में बताते हैं कि हाँ इसी को सारे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए पहले आपने कितना डिटेल दिया, तब जाकर के एक निष्कर्ष पे पहुंचा। अब हम आते हैं इनके गुण के बारे में। यह नवीन ज्ञान को खोजने का ट्रेनिंग देती है। आप इससे नया नया चीज़ सीख सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को डिटेलिंग में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे चीज़ नए नए मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है, यह नए ज्ञान को अर्जन करने का अवसर देती है। तो देखिए दोनों बातें सेम टू सेम है। तीसरा है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब ये सवाल उठता है कि मनोवैज्ञानिक विधि है कैसे। चूँकि यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, ये करिकुलम पर आधारित है। तो चूँकि ये सब बातों पर है और हम क्या पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक विधि हुआ। इसमें खोज होता है, इसमें नए नए अवसर मिलते हैं, ये बच्चे को बहुत दिनों तक याद रखता है, इसमें उसका मानसिक विकास होता है। तो मनोवैज्ञानिक विधि हो गया ये। चौथा है, इसमें बच्चों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। यानी पहले आप उसे पूरा बता दीजिए और फिर पूछिए कि क्या समझ में आया, इससे क्या सीखने को मिला। आप एक लिख के दिखाइए, कुछ नियम बताइए, है कि नहीं। ऐसे में उसके अंदर रचनात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि कोई बच्चा एक भी कर लेता है खुद से, हाँ हम तो सज्ञ हैं, है कि नहीं। और अगला है, बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए समान नियम स्वयं निकाल लेते हैं। लेकिन यदि आप उसे देखिए, आगमन विधि में कई तरह के उदाहरण से समझाने पड़ते हैं। एक उदाहरण से नहीं समझ पा रहा, दूसरा उदाहरण लेना पड़ेगा, तीसरा उदाहरण लेना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, वो स्वयं से निकालते हैं और सीख जाते हैं। तो जब कोई बच्चा स्वयं से सीखेगा तो ऐसा ज्ञान अस्थायी होगा ना। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नियम। ये जो मैंने पिछले बताए अभी थोड़ी देर पहले, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में आपको किस तरह पूछा जाएगा कि आगमन विधि के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, बातें की है, खोजकर्ता कौन है। इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से आता है तो वो किस तरह आता है, उदाहरण से नियम की ओर। क्योंकि इसमें हम पहले बच्चों को बहुत सारा उदाहरण देते हैं, फिर उसको नियम बताते हैं। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट मतलब जो बड़ा चीज़ है, जो बढ़िया चीज़ है, उसको पहले बताइए। एक नियम क्या होता है, एक छोटा सा बात है, वो पूरा कोई चीज़ बताएं, उसका एक निचोड़ है, एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कोई महान चीज़ नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट उसको, विशिष्ट यानी कॉन्सेप्ट उसको पता है तो आराम से वो सामान्य कर लेगा उसको। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा से हम इसे क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। कितना बड़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाएं। सूर्य चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो कितना चीज़ मिलेगा तब जाकर के ये क्या बनेगा, प्रकाश संश्लेषण बनेगा। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा बात को हमने कितना छोटा करके दिखाया। अब यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऐसे में बच्चे जो होते हैं, जो चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक आकृति को जानते हैं, गोल कैसा होता है, चौखुट कैसा होता है, समोसा किस तरह दिखता है, उससे हम उसको बताते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो हमने क्या किया कि वो बच्चा जो जन्म से फॉर्मूला नहीं जानता लेकिन वो बहुत चीज़ों को जानता है, उसी का हम उदाहरण लेते हुए उसे क्या कर दिए, जो चीज़ नहीं जान रहा था वो चीज़ सिखा दिया। अब नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है जिसकी छवि हो, जिसका कोई रूप हो, उससे अमूर्त। अब मान लीजिए मैंने कहा आपको गोला, ये देखिए कुछ इस प्रकार का गोला होता है। तो गोला का छवि है कि नहीं, लेकिन गोला का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4 पाई स्क्वायर,
होता है कि नहीं, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो आप देख रहे हैं मूर्त से अमूर्त, ये कोई मूर्त नहीं, कोई छवि नहीं है ये। और ये जो सिखा हुआ होता है बच्चा बहुत दिनों तक इसको याद रख पाता है, वो भूलता नहीं है, क्योंकि उसकी भागीदारी होती है, उसको कुछ खुद से कर रहा है। इस विधि के हमने कुछ परीक्षा के महत्वपूर्ण नियम देखे, यानी ये भी जो है ये गुण है। अब हम देखेंगे इसके कुछ दोष, आगमन विधि के कुछ दोष। इस विधि में क्या दोष है, इसमें जो है प्रत्येक विषय को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या हर विषय के लिए छवि होना आवश्यक है? नहीं है। इसमें बड़े बड़े नियमों को नहीं बताया जा सकता है। दूसरा है, आज सब कोई को तुरंत चाहिए, जो भी चाहिए शॉर्टकट में भागने खोजता है, इतना लंबा प्रोसेस में कोई जाना नहीं चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है, हर कक्षा में सर बताइए आंसर, जल्दी कीजिए आंसर, ऐसा आपको बोल सकता है बच्चा। हम तो जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दीजिए, बच्चे तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। तीसरा है, सीखने में शक्ति व समय अधिक लगता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, यदि आप कोई चीज़ डिटेल में जा रहे हैं आपको बहुत बोलना पड़ेगा, आपकी शक्ति लगेगी, और ज़्यादा बोलने के लिए ज़्यादा समय भी चाहिए। चौथा है, केवल सामान्य नियमों को ही खोज हो सकती है। इसमें कोई विशिष्ट नियम या रॉकेट साइंस जैसा चीज़ नहीं हो सकता है। इसमें आपको छोटे ये जो होता है ना, ये छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। यहाँ पर पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये छोटी कक्षा के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। इसमें केवल सामान्य नियमों की खोज हो सकती है। अगला है, यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। अब कैसे स्वयं में अपूर्ण है? मैंने कहा कि इस आकृति का क्षेत्रफल है, जैसे मैंने एक वर्ग बनाया, दिखा रहा हूँ मैंने इस आकृति एक बनाया और कहा कि इसका वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको चेक करके दिखाना होगा, तो हम किस फॉर्मूले से चेक करेंगे? हम कहेंगे भुजा स्क्वायर। तो 5 गुना 5 किए तो 25 हो गया। इसका मतलब है कि ये वर्ग संख्या है, और वर्ग संख्या है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो सकता है। तो इसको हमको साबित करने के लिए निगमन विधि का जरूरत पड़ा कि नहीं? निगमन विधि यानी फॉर्मूले से डायरेक्ट, इसलिए ये जो है अधूरा है। नेक्स्ट देखते हैं निगमन विधि। इसके भी जनक अरस्तु हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक जो होता है कुछ नियमों का उल्लेख कर देता है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है, वो सीधा फॉर्मूले पे आता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। वो ये नहीं बताता है कैसे बना नहीं बना, वो सीधा कहेगा या तो सर्वसमीका 1 है, कि इसके बाद सर्वसमीका 2 a - b का होल स्क्वायर। इस तरह करके आपको नियम बता दिया, और हमें क्या करना पड़ता है, उसको समझा देना पड़ता है। इसके बाद छात्र उसको रटते हैं, और तो छात्र कुछ कर नहीं सकता उसमें। यदि हम कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, हमने बता दिया उसको, तो क्या छात्र इतना ज्ञानी है क्या वो समझ पाए कि ये निकला कैसे? नहीं कर सकता है ना। तो छात्र शिक्षक क्या करता है, नियम को बता देता है और छात्र उसको रट लेता है। लेकिन छात्र इसमें खुद कुछ किया नहीं किया ना, जो शिक्षक नियम बताया उसी में अपना काम कर लिया हो। तो ऐसे में वह अपनी ज़रूरतों और समस्याओं को नहीं पूरा कर पाया। वो खुद से कहाँ कुछ किया, वो तो शिक्षक ने किया, उसको बता दिया। तो इस तरह से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अस्थायी नहीं होता है, और किसी भी तरह का कुछ नया अनुभव उसको नहीं हो पाता है। निगमन विधि के गुण। निगमन विधि में क्या होता है, ये बड़ी कक्षा के लिए लाभकारी, पहले ये बता दिए हम। पहला हम तीसरे पॉइंट से उठा लिए, ये बड़ी कक्षाओं के लिए लाभकारी है। तो बड़ी कक्षाओं में आप देखेंगे कि ज़्यादा उसको मैथ बनाने होते हैं, और ज़्यादा मैथ अगर वो डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा आगमन विधि से बनाने लगे तो उसको तो जगह भी कम है और समय भी कम है। तो ऐसे में निगमन विधि का लगाने से कार्य तेजी से होता है। और कौन सा कार्य तेजी से होता है? तो शिक्षण का कार्य। और इसमें कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो। अगर बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है तो वो नहीं ज्ञान कर पाएगा बहुत तेजी से। इसमें शिक्षक व छात्र दोनों को कम मेहनत करनी पड़ती है। इसमें रटना होता है, इसलिए स्मरण शक्ति का विकास उतना नहीं हो पाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या किस तरह से पूछा जा सकता है नियम? ये नियम से उदाहरण की ओर देखिए। पहला स्थिति में आगमन में हम उदाहरण पहले देते हैं, और इसमें हम पहले नियम देते हैं और 10 उदाहरण से उसी तरह करके बनवा लेते हैं।
दूसरा है सामान्य से विशिष्ट। फॉर्मूला एक सामान्य बात है, इससे हम एक फॉर्मूला बैठाएं, देखिए कितना बड़ा मैथ बन जाता है बाद में छोटा सा फॉर्मूला से। यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर यानी छोटा से बड़ा की ओर चलता है। यह अज्ञात से ज्ञात की ओर, पहले ज्ञात नहीं था उससे हम कोई चीज़ ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला हमें ज्ञात नहीं होता, वो रटा हुआ चीज़ होता है, उससे हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, जो भी निकालना हो हल। ये अमूर्त से मूर्त की ओर, फॉर्मूले का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ ज्ञान कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, हाँ ये चीज़ निकला, तो हम कहते हैं हाँ ये इसका ये फॉर्मूला लगता है, यानी इस फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल या एरिया जो भी है वो निकाला जा सकता है। निगमन विधि के दोष देख लीजिए आप, इसमें क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि तो है ही नहीं, इसमें बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा है। दूसरा है ये रटने को प्रस्तावित करता है, फॉर्मूला तो सीधा रटो फॉर्मूला और उससे लगाओ एग्ज़ाम। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ एग्ज़ाम पर गए, नियम पर आश्रित हैं और नियम ही भूल गए एग्ज़ाम में, ऐसा होता है सबके साथ। और नियम भूल के जो शॉर्टकट वाले जो पढ़ाते हैं आजकल यूट्यूब में आप देखे होंगे, पूरा शॉर्टकट गए, जब पता चला कि एग्ज़ाम देने गए अब याद ही नहीं आ रहा है कौन सा शॉर्टकट था। तो ऐसे में आगमन विधि लाभकारी हुआ कि नहीं? इसमें आत्मविश्वास का विकास नहीं होता है। कैसे होगा? मान लीजिए एक फॉर्मूला छूट गया, वो भूल गया, पूरा मैथ उससे नहीं बना, 5 नंबर मान लीजिए 5 नंबर का था, वो 5 नंबर चला गया उसका, तो आत्मविश्वास तो गिरेगा ना उसका। तो ये दोनों विधियों में बस इतना ही है, आगमन विधि और निगमन विधि में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला मैं इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ और 2 विधियों को लेकर के आऊँगा। और आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको पता है कि क्या करना है, बार बार कहने से आप मेरी बात को मानने वाले हैं नहीं। आप बस इतना करें कि आपको लाइक करें या ना करें, लेकिन दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं दिसंबर में, और जितना आप किसी का भला करेंगे ना तो भगवान आपका भला करेगा। तो ठीक है, बस इतनी ही जानकारी। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।